नमस्कार दोस्तों, MDM ऑनलाइन क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। कल की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए अपने चलेंगे। कल अपने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, अनुबंध का अर्थ, अनुबंध के अर्थ के बारे में पढ़ा था। उसकी परिभाषाएं क्या थी, परिभाषा के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद क्या है, विशेषताएं क्या थी, उन पॉइंटों के बारे में क्या है चर्चा की थी अपने। अब उसी से आगे ही क्या है, उन पॉइंटों की डिटेल पढ़ेंगे अपने कि प्रत्येक पॉइंट का मतलब क्या है, क्या क्या इसके अंदर होता है। तो विशेषताओं को लेकर चलेंगे अपने। कैरेक्टर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली विशेषता क्या थी, दो या दो से अधिक पक्षकार, यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कम से कम क्या है, दो पक्षकार होने चाहिए, टू पार्टीज होनी चाहिए, या उससे अधिक भी क्या है हो सकती है। दो पार्टीज कौन सी, एक व्यक्ति तो क्या होगा प्रस्ताव करने वाला, और दूसरा क्या है उसको स्वीकार करने वाला। प्रस्ताव जो करेगा उसको क्या कहते हैं, प्रस्तावक, और जो स्वीकार करने वाला है उसको क्या कहते हैं अपने स्वीकार करता, या अपने इसको कह सकते हैं प्रस्ताव ग्रहीता। अनुबंध के अंतर्गत सबसे पहली विशेषता क्या है, कम से कम क्या है, दो पक्षकार होने चाहिए, या उससे अधिक भी हो सकते हैं। दो पक्षकार कौन से, एक प्रस्ताव करने वाला और दूसरा क्या स्वीकार करने वाला। जो प्रस्ताव करने वाला होगा उसको तो क्या कहेंगे अपने प्रस्तावक, और जो स्वीकार करने वाला है उसको क्या कहेंगे स्वीकार करता या प्रस्ताव ग्रहीता। जैसे मान लो कि भी अमर नाम का एक व्यक्ति है, अमर ने प्रस्ताव किया बीमल को कि भी आपके पास एक कार है, मैं उसको खरीदना चाहता हूँ कि 50,000 रुपये में क्या है आप उस कार को क्या है मेरे को देने बेचने की बेचें। फिर विमल ने उस कार को क्या है स्वीकार कर लिया कि हाँ कोई नहीं, कि आप 50,000 रुपये मुझे दे देना, और जो मेरे पास कार है उस कार को क्या है आप ले लो। तो इन दोनों के बीच क्या हो गया, अनुबंध हो गया। अमर कौन है, प्रस्ताव करने वाला, और स्वीकार करने वाला कौन है इसमें, विमल। ठीक है। इसी प्रकार अपने मानने, जैसे मान लो कि बीमा कंपनी के पास जा रहे हैं, अपने कोई बीमा करवाना है, तो अपने बीमा करवाने के लिए वहां पे जा रहे हैं, तो अपने क्या है बीमित, अपना बीमा करवा रहे हैं तो अपने क्या हो जाएंगे बीमित, और दूसरा क्या है बीमा कंपनी उस प्रस्ताव के लिए क्या हो जाएगी बीमा करता, बीमा करने वाली। तो इसमें कौन से दो पक्षकार हो गए, एक कौन सा बीमित और दूसरा बीमा करता। तो ये बीमा से संबंधित क्या हो जाएंगे अनुबंध। इसी प्रकार मान लो कोई मकान किराए पर लेना है, किराए पर लेना है, तो एक क्या हो जाएगा उसमें मालिक जिसने मकान किराए पे देना है, और दूसरा क्या है किराए, मकान किराए पर लेने वाला किराएदार। तो इन दोनों के बीच दो पक्षकार हो गए, एक मालिक और दूसरा क्या है किराएदार। इसी प्रकार क्या है, किसी दुकान पर गए, अपने किसी वस्तु को खरीदना है, तो खरीदने वाला तो क्या हो गया क्रेता एक पक्षकार, और दूसरा बेचने वाला क्या हो गया विक्रेता। तो इनके बीच क्या है दो पक्षकार हो जाएंगे, एक क्रेता और दूसरा क्या है विक्रेता। ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे क्या है अनेक प्रकार के अनुबंध हैं जिनमें क्या है दो पक्षकार होंगे, और अलग अलग तरीके से क्या है वो अनुबंध का निर्माण करेंगे। अनुबंध यानी कि जिसमें कानूनी रूप से कोई ना कोई कार्रवाई की जा सके। जैसे मान लो दुकानदार से कोई माल खरीदा आपने,
क्रेता एक पक्षकार हो गया, बेचने वाला दूसरा विक्रेता हो गया। अब किसी प्रकार के माल में खराबी आ रही है, अपने बदल एक्सचेंज करवाना चाहते हैं, दुकानदार उसको नहीं कर रहा, तो अपने कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत क्या है, उस पर कार्रवाई करके अपना जो अनुबंध था उसको पूरा करवा सकते हैं। तो वो क्या बन जाएगा, अनुबंध। वैसे ही क्या है, कोई मालिक और किराएदार के बीच एग्रीमेंट हुआ है, उसके अंतर्गत क्या है, कानूनी कार्रवाई करके क्या है, अगर किराएदार भी चाहे या मालिक भी चाहे, एक दूसरे के अनुबंधों को क्या है, कानूनी रूप से पूरा करवा सकते हैं, तो वो क्या है, अनुबंध बन जाएगा। वैसे ही क्या है, बीमित और बीमाकर्ता के बीच में अनुबंध है। अगर मान लो बीमित को बीमाकर्ता के द्वारा कोई बीमा की राशि नहीं दी जा रही, तो उसके अंतर्गत क्या है, कानूनी कार्रवाई करके बीमित क्या है, अपना दावा क्या है, प्राप्त कर सकता है, क्लेम प्राप्त कर सकता है। तो बीमा संबंधी क्या बन जाएंगे, अनुबंध बन जाएंगे। आई समझ में बात है कि दो पक्षकार कौन से हैं, एक प्रस्तावक और दूसरा क्या है, स्वीकार करता है, यानी कि स्वीकार करने वाला। अब इसके बाद है सेकंड पॉइंट, नंबर 2, ठहराव यानी कि एग्रीमेंट, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति से क्या बनता है, एक ठहराव बनता है, यानी कि एग्रीमेंट बनता है क्या एग्रीमेंट, किसी एक पक्षकार के द्वारा प्रस्ताव किया गया, दूसरे ने उसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, उसकी क्या कर दी, स्वीकृति दे दी, तो वो क्या बन जाएगा, वचन, प्रोमिस, या अपने इसी को ही कहते हैं ठहराव। ठीक है, तो प्रस्ताव प्लस स्वीकृति क्या हो गया, वचन, या कह सकते हैं अपने ठहराव। तो इसके लिए भी ध्यान रखना कि प्रस्ताव जो है जिस रूप में किया जा रहा है उसी रूप में क्या उसकी स्वीकृति की जानी चाहिए। जैसे मान लो कि भी अपने क्या है, ए नाम का एक व्यक्ति है और एक बी नाम का एक व्यक्ति है। बी नाम के व्यक्ति के पास क्या है, मकान है और ये इसको क्या है, बेचना चाहता है। ए नाम के व्यक्ति को मकान की जरूरत है, वो उसको क्या है, खरीदना चाहता है। ए ने प्रस्ताव किया किसको, बी को, कि भी आप अपना जो मकान है वो मुझे क्या है 5 लाख रुपए में क्या है, मैं उसको क्या खरीदना चाहता हूँ। मैंने बी को प्रस्ताव किया कि आपका जो मकान है मेरे को उसकी आवश्यकता है और मैं उसकी क्या है 5 लाख रुपए कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। अब उसी 5 लाख रुपए में क्या उसकी स्वीकृति दे दी किसने, बी ने, तो वो क्या बन जाएगा, किसका रूप ले लेगा, एक प्रकार से ठहराव का, क्योंकि जैसा इसने कहा उसी रूप में क्या है, इसने बी ने क्या उसको स्वीकार कर लिया। मकान भी वही है, कीमत भी जो इसने तय की वही क्या है, इसने स्वीकार कर ली। तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से किसका रूप ले लेगा, ठहराव का या वचन का, और यही आगे क्या बन जाएगा, अनुबंध बन जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम्पल सेकंड से बताऊं मैं आपको कि जैसे मान लो ए नाम का व्यक्ति है और ये क्या है, बी नाम का व्यक्ति है। एक ही दिन और एक ही टाइम क्या है, ए ने मकान खरीदने के लिए बी को प्रस्ताव किया 5 लाख में, और उसी टाइम ये वाली जो सूचना है बी तक पहुंची नहीं, ये वाली जो सूचना है वो बी तक पहुंची नहीं, और बी ने भी क्या है, इधर से इसको पता लगा कि ए नाम का जो व्यक्ति है उसको मकान की जरूरत है और वो उसको खरीदना चाहता है। तो बी ने क्या है, इसको प्रस्ताव कर दिया बेचने का, और इसने ए ने प्रस्ताव किया किसको, बी को खरीदने का। ठीक है, दोनों के पास एक दूसरे की सूचना पहुंची नहीं अभी तक, न इसकी सूचना इसके पास, न इसकी सूचना इसके पास। इसने भी प्रस्ताव कर दिया और दूसरे रूप में ये क्या है, बी ने भी ए को क्या कर दिया, प्रस्ताव। तो ऐसा प्रस्ताव क्या कहलाएगा, उसको क्या क्या बोलेंगे अपने, प्रति प्रस्ताव। वो कभी भी क्या है, ठहराव नहीं बन सकेगा, वो क्या रहेगा, केवल प्रति प्रस्ताव रहेगा। थर्ड एग्जाम्पल एक लेते हैं अपनी कि भी ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति है। बी ने ए को प्रस्ताव किया कि मेरा मकान है और मैं उसको क्या 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो ए ने कहा मैं खरीद तो लूंगा, ए ने कहा खरीद तो लूंगा, मगर मैं उसकी क्या कीमत 4 लाख रुपए दूंगा। यानी कि इसने तो प्रस्ताव किया कितने में बेचने का, 5 का, मगर ए ने क्या है उस प्रस्ताव को क्या है
स्वीकार तो कर रहा है वो कहीं ना कहीं, मगर 5 की जगह कीमत कितने में, 4 में। तो यानी कि इन दोनों में क्या है, जो प्रस्ताव जैसा इसने किया मगर उसी रूप में क्या है, उस प्रस्ताव को यह स्वीकार नहीं कर रहा है। तो ऐसा प्रस्ताव क्या कहलाता है, स्थानापन्न प्रस्ताव। उसको क्या बोलेंगे अपने, स्थानापन्न प्रस्ताव। 3 अलग अलग कंडीशनें होगी प्रस्ताव की, भी ध्यान रखना आप। सेकंड विशेषता का पॉइंट क्या था, ठहराव। ठहराव के लिए क्या होना चाहिए, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, और स्वीकृति भी किस रूप में होनी चाहिए, जिस रूप में प्रस्ताव किया गया, तब भी वो क्या बन पाएगा, ठहराव। पहले एग्जांपल में देखा था आपने कि ए ने क्या है, बी को मकान खरीदने के लिए प्रस्ताव किया 5 लाख में। बी ने कहा कि ठीक है कोई नहीं, आप 5 लाख कीमत दे देना मेरे को, और मैं क्या है, मकान बेचने के लिए तैयार हूँ। स्वीकृति दे दी, तो वो तो क्या बन गया, ठहराव बन गया। कैसे, क्योंकि जिस भाव में, जिस शब्दों में इसने प्रस्ताव किया था, उन्हीं शब्दों की स्वीकृति किसने दी, बी ने। तो ये क्या बन गया, ठहराव। नंबर 2 एग्जाम्पल में क्या था कि ए ने बी को प्रस्ताव किया और उसी समय क्या है, बी ने ए को प्रस्ताव किया, यानी कि दोनों के पास क्या है, अभी तक एक दूसरे की सूचना नहीं पहुंची है, यानी कि केवल प्रस्ताव ही हुआ है, एक दूसरे से स्वीकृति नहीं मिली है। तो वो क्या बनेंगे, प्रति प्रस्ताव को ठहराव का रूप नहीं ले सकेंगे, एग्रीमेंट का रूप नहीं ले सकेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में क्या था कि बी ने ए को प्रस्ताव किया 5 लाख रुपए मकान बेचने का, मगर ए ने क्या है, बी को स्वीकृति तो दी मगर कितने में, 5 की जगह क्या है, 4 में। यानी कि जिन शब्दों में प्रस्ताव किया गया था, स्वीकृति उन्हीं शब्दों में नहीं दी गई है, उसमें बदलाव कर दिया गया है। तो ऐसा बदलाव क्या कहलाता है, स्थानापन्न प्रस्ताव। ये कभी भी ठहराव नहीं बनेगा, केवल क्या बना रहेगा, प्रस्ताव, और प्रस्ताव भी कैसा है, स्थानापन्न प्रस्ताव, स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। तो ठहराव के लिए क्या है, मूल शब्दों में ही स्वीकृति का होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये थी ठहराव की बात। अब इसके बाद अपने बात, थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। लीगल जो रिलेशंस हैं वो क्या है, स्थापित करने की क्या होनी चाहिए, इच्छा, इंटेंशंस ऑफ लीगल रिलेशंस, या वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। यानी कि जो भी अपने ठहराव किए जा रहे हैं, ठहराव के साथ साथ क्या है, व्यक्ति विशेष दो जो पक्षकार हैं उनमें क्या है, कहीं ना कहीं कानूनी रूप से क्या है, कोई रिलेशन क्या है, होना चाहिए। यानी कि एक पक्षकार ने अपने जो दायित्वों का भुगतान नहीं किया तो दूसरा क्या है, उसको कानूनी सहायता से क्या पूरा करवा सके। कहीं ना कहीं क्या है, कानून की बात की क्या है, इच्छा पक्षकारों में क्या होनी चाहिए। जब तक क्या है, कानूनी इच्छा नहीं होगी, यानी कि कोई पक्षकार क्या है, कानूनी कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं है, तो वो क्या है, अनुबंध नहीं बन सकेगा। यानी कि कोई भी ऐसा ठहराव पक्षकारों के बीच में हुआ और पक्षकार क्या है, उसमें कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तो वो कभी भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, एग्रीमेंट, वो अनुबंध नहीं बन पाएगा। एग्रीमेंट के साथ साथ क्या है, पक्षकारों में कानूनी कार्रवाई करने की क्या है, इच्छा भी होनी चाहिए, तभी क्या है, अनुबंध बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सामान्यतः आपने देखा होगा कि भी जो अपने क्या है, दोस्तों के बीच में या परिवार के लोगों के बीच में बहुत सारे क्या है, रूटीन में, डेली में क्या है, बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं। उन एग्रीमेंटों का कानूनी अस्तित्व नहीं होता, इसलिए वो केवल क्या रहते हैं, एग्रीमेंट, कभी भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। जैसे क्या है, मान लो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा कि अपने शाम को क्या है, सिनेमा देखने जाएंगे। अब शाम को क्या है, टाइम नहीं मिला दूसरे दोस्त को, वो सिनेमा देखने क्या है, नहीं जा पाया। तो पहले वाला दोस्त क्या है, जिसने उसको कहा था और उसने स्वीकृति भी दी थी दूसरे दोस्त ने, अब दूसरे दोस्त को टाइम नहीं मिल पाने के कारण क्या, वो पहले अपने दोस्त के साथ क्या है, सिनेमा देखने के लिए नहीं जा सका। तो दोस्त क्या, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, तो वो केवल क्या रहते हैं, ठहराव रहते हैं, कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उनमें क्या है, कानूनी कार्रवाई करने की इच्छा नहीं थी। अब जैसे ही मान लो क्या है, दोस्तों के बीच में आपस में पार्टियां वगैरह होती हैं, तो एक दोस्त ने क्या है, लंच के लिए इनवाइट किया
दूसरे दोस्त को अपने घर, दूसरा दोस्त क्या है अपने दोस्त के घर पे क्या है लंच के लिए नहीं आ पाया, तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ऐसे जो सामान्यतः पारिवारिक या दोस्तों के बीच में जो बहुत सारे ठहराव होते हैं वो केवल क्या है ठहराव ही रहते हैं, कभी भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते, अनुबंध नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है लीगल जो रिलेशंस हैं वो कभी भी क्या है स्थापित नहीं होते हैं, उत्पन्न नहीं होते। इसके बाद है 4 नंबर विशेषताओं की अपने बात करें तो 4 नंबर विशेषता क्या है, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, पक्षकार पता लग गया आपको क्या है, प्रस्ताव करने वाला प्रस्तावक, दूसरा स्वीकार करने वाला, 2 कम से कम क्या पक्षकार पार्टीज होनी चाहिए और 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत पार्टीज हैं उन सभी में क्या है कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। यानी कि जो भी व्यक्ति क्या है किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कानूनी कार्रवाई भी होगी, और कानूनी कार्रवाई तब भी होगी जब व्यक्तियों में क्या अनुबंध करने की क्षमता। तो इसके लिए ध्यान रखना क्या होना चाहिए, नंबर 1 जो पक्षकार है अनुबंध करने वाले वो क्या है अवयस्क नहीं होने चाहिए, यानी कि उनकी उम्र क्या है 18 साल से क्या है कम की नहीं होनी चाहिए। जो भी पक्षकार हैं वो सभी के सभी क्या 18 वर्ष से क्या है अधिक की उम्र के होने चाहिए, तब भी क्या है एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के ऊपर क्या है कानूनी रूप से कोई कार्रवाई कर सकता है, दायित्वों के जब उत्पन्न होंगे उन दायित्वों की पूर्ति क्या है दूसरे से करवा सकता है। सेकंड जो व्यक्ति है वो क्या है अस्वस्थ नहीं होना चाहिए, अस्वस्थ नहीं होना चाहिए, यानी कि पागल नहीं होना चाहिए व्यक्ति, शराबी प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका मस्तिष्क जो है सुचारू रूप से काम करने वाला होना चाहिए, यानी कि सोचने समझने की क्या उसमें क्षमता होनी चाहिए, तब भी क्या वो स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कहलाएगा। पागल है, शराबी व्यक्ति है जिसमें सोचने विचारने की क्षमता नहीं है, वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं अस्वस्थ मस्तिष्क के। अनुबंध करने के लिए क्या है स्वस्थ व्यक्ति का स्वस्थ होना आवश्यक है, वयस्क होना आवश्यक है, तभी उनमें क्या अनुबंध करने की क्षमता होगी। थर्ड इसमें बात करें अपनी क्या होना चाहिए, राज नियम के द्वारा, राज नियम यानी कि कानून द्वारा क्या है अघोषित व्यक्ति नहीं होना चाहिए, व्यक्ति नहीं, यानी कि जो व्यक्ति विशेष है पक्षकारों में जो अनुबंध करने की क्षमता है उसमें थर्ड क्या है कानूनी रूप से ऐसे व्यक्ति जो अघोषित किए गए हैं वो भी क्या अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते हैं। अब इसके अंदर क्या अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति कह सकते हैं अपने, इसमें आते हैं दिवालिया व्यक्ति, एक बार क्या अनुबंध कर लिया दिवालिया हो गया, वो दोबारा क्या इन फ्यूचर किसी प्रकार का कोई अनुबंध करने के लिए क्या है कानून के द्वारा क्या उसको अघोषित किया गया, कभी भी वो किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि क्या है एक बार दिवालिया होने के बाद क्या दिवालिया जब हो जाता है व्यक्ति, दिवालिया कब होता है जब वो अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाता है, तो दिवालिया होने के बाद क्या है दोबारा भी वो किसी प्रकार से किसी दायित्व की पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए कानून क्या है उसको अघोषित कर देता है। इसी प्रकार क्या है कई राजनीतिक पद भी होते हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल जो पद होते हैं वो भी क्या है कानून के द्वारा क्या है अघोषित किए गए, जैसे राष्ट्रपति किसी प्रकार का व्यावसायिक अनुबंध नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री किसी प्रकार का क्या है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, व्यावसायिक अनुबंध नहीं कर सकता किसी के साथ। जो राजनीतिक मंत्री हैं सरकार के मंत्री हैं, जो भी सरकार के अंतर्गत क्या है मंत्री प्रधानमंत्री आते हैं, सारे संसद सदस्य कह सकते हैं अपने, तो वो भी क्या है कानून के द्वारा क्या है अघोषित किए गए हैं, वो किसी प्रकार का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा कह सकते हैं अपने सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो सरकार के साथ ही अनुबंध कर सकते हैं, अपने दायित्वों को पूरा करेंगे और उसके बदले में क्या है सैलरी ले सकते हैं। इसके अलावा क्या है वो किसी प्रकार का क्या है बिजनेस प्रोफेशन के अंतर्गत क्या है अनुबंध करने के लिए एलिजिबल नहीं है अपने।
तो ये 3 प्रकार के पक्षकार होते हैं। अवयस्क जो व्यक्ति है, अस्वस्थ जो व्यक्ति है, राजनियम या कानून के द्वारा अघोषित व्यक्ति जो है, उनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वो किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। वो केवल क्या है, उनके एग्रीमेंट ही रहेंगे, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा में नहीं आ सकते वो। क्यों? क्योंकि कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की जा सकती अपनी। फिर है इसके बाद बात करें अपने 5 नंबर विशेषता की, तो 5 नंबर विशेषता क्या है? सहमति, कंसेंट। 5 नंबर विशेषता क्या है? कंसेंट यानी कि सहमति। सहमति क्या है? जैसे अपने 2 नंबर पॉइंट में पढ़ा था, ठहराव की बात थी कि जिस मूल भाग में क्या है प्रस्ताव किया गया है उसी में स्वीकृति दी जाए, तब भी क्या होगा? अपने ठहराव माना जाएगा। उसी से संबंधित ये है सहमति या कंसेंट। अपने कहें कि एक प्रस्तावक के द्वारा क्या है, जिन शब्दों में या जिस भाव में कोई प्रस्ताव किया गया है, स्वीकार करता या दूसरा पक्षकार स्वीकार करने वाला उसे उसकी स्वीकृति क्या है, उसी भाव में दे, तब भी क्या है, तो उसको सहमति माना जाएगा। सहमति होगी तब भी क्या है, वो अनुबंध बनेगा। ठीक है, समझ में आया क्या चीज है बात? कंसेंट या सहमति की बात करें अपनी, तो सहमति क्या है कि प्रस्तावक के द्वारा जो भी प्रस्ताव किया गया है उसकी स्वीकृति क्या है, उसी मूल भाव में उन्हीं शब्दों में क्या है दी जानी चाहिए, तभी उसको क्या है सहमति मान्य जाएगा, कंसेंट माना जाएगा। जैसे मान लो कि भी एक उदाहरण लेते हैं इसके अंदर, जैसे पहले भी बताया था मैंने कि भी ए नाम का एक व्यक्ति है, वो अपनी कार बेचना चाहता है। इसने कहा कि 1 लाख रुपए में क्या है, मैं कार बेचना चाहता हूँ। बी नाम का व्यक्ति है, तो बी नाम का व्यक्ति क्या है, कार खरीदना चाहता है, तो उसने ए नाम के व्यक्ति को कहा कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ और 1 लाख रुपए में की है उसकी मैं कीमत चुकाऊँ। इसने प्रस्ताव कितने का किया था? 1 लाख का, एक कार बेचने का। ठीक है, और कार का भी स्पेशल क्या है नाम दिया जाएगा। और बी नाम का व्यक्ति क्या है, उस कार को 1 लाख रुपए में खरीद रहा है और जैसी कार बेचने की बात की गई है उसी कार को ही क्या वो खरीद रहा है, तो तब भी उसको क्या मानेंगे? अपनी सहमति। इसके अलावा क्या है, अगर कोई परिवर्तन हो रहा है किसी प्रकार का, वो सहमति के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या थी इसकी 4 नंबर विशेषता। अब इसके बाद अगली इसकी विशेषता है सहमति के बाद स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति यानी कि कंसेंट तो है, तो वो कौन सा होना चाहिए? प्री कंसेंट। स्वतंत्र रूप से क्या सहमति दी जानी चाहिए कि दूसरे पक्षकार ने क्या उसकी स्वीकृति तो दे दी, मगर स्वीकृति क्या है उसी शब्दों में दी है, शब्दों में तो दी है मगर उसमें किसी प्रकार का क्या है कोई दबाव नहीं होना चाहिए। 5 बातें हैं इसमें, उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए इसके अंतर्गत। सबसे पहले अपने बात करें उत्पीड़न की, कि स्वीकृत जो सहमति दी गई है वो उत्पीड़न के अभाव में होनी चाहिए, अनुचित प्रभाव नहीं होना चाहिए उस पे। तीसरा, मिथ्या वर्णन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का क्या है कपट नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार की क्या है गलती नहीं होनी चाहिए, गलत तथ्यों पर आधारित नहीं होनी चाहिए सहमति। यानी कि जो भी क्या है सहमति दी जा रही है दूसरे व्यक्ति विशेष पक्षकार के द्वारा, उस सहमति के लिए क्या है पहले प्रस्तावक के द्वारा किसी प्रकार का कोई क्या है दबाव नहीं डाला जाना चाहिए, किसी प्रकार की धमकी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उससे क्या मानेंगे अपनी उत्पीड़न, और उत्पीड़न के अंतर्गत जो सहमति प्राप्त की गई है वो स्वतंत्र सहमति की परिभाषा में नहीं आती। अनुचित प्रभाव का मतलब क्या है, अपने अधिकारों का अपनी शक्तियों का प्रयोग करके किसी दूसरे पर क्या है स्वीकृति देने के लिए क्या है किसी प्रकार का कोई दबाव बनाया जा रहा है, वो क्या है अनुचित प्रभाव। मिथ्या वर्णन क्या है कि अनजाने में कोई क्या है तथ्य अपने बोल दिए किसी को गलत और उसी तथ्यों के आधार पर दूसरे ने क्या है सहमति दे दी है, तो वो भी क्या है स्वतंत्र सहमति नहीं मानी गई है। क्यों? क्योंकि क्या है प्रस्ताव जो किया गया था वो चाहे अनजाने में कोई गलती की गई है, उस गलती के कारण ही क्या है जो बात वास्तविकता थी जिस बात में, उस वास्तविकता के आधार पे क्या स्वीकृति नहीं मिल पाई है अपने को।
कपट क्या है? जानबूझकर कोई गलती करना, जानबूझकर कोई गलत तथ्य प्रस्तुत कर देना और उसी के आधार पे क्या स्वीकृति ले ली, तो वो भी क्या स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। गलती, किसी तथ्यों पर अपने क्या है गलत कथन देकर उन कथनों के आधार पे क्या सहमति प्राप्त करना, वो भी क्या स्वतंत्र सहमति फ्री कंसेंट के अंतर्गत नहीं आता है। तो इन 5 बातों का अपने को क्या ध्यान रखना है, किसमें? स्वतंत्र सहमति में। अब इसके बाद है 7 नंबर, विशेषता की बात करें अपनी, तो उद्देश्य क्या होने चाहिए? वैधानिक। क्या होना चाहिए? लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो भी अपने क्या है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अनुबंध कर रहे हैं, उसका मूल रूप से उद्देश्य क्या होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए, कानूनी दृष्टि से क्या है सही होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है इसमें कि किसी भी पक्षकार के द्वारा जो भी कार्य करने या न करने के लिए अनुबंध किया जा रहा है वो कानूनी रूप से क्या है सही होना चाहिए, किसी को क्या हानि पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए, किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। अगर कोई पक्षकार किसी तरीके का कोई अनुबंध करता है, इससे क्या किसी दूसरे पक्षकार को कोई हानि हो रही है या किसी प्रकार की उसकी संपत्ति को हानि पहुंच रही है, तो ऐसे अनुबंध क्या कहलाएंगे? अवैधानिक कहलाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है? देश को हानि पहुंचाना है, संपत्ति को हानि पहुंचाना है, व्यक्ति विशेष को क्या हानि पहुंचाना है, तो उन्हें क्या माना जाएगा? अवैधानिक। और अवैधानिक जो उद्देश्य होते हैं वो उनके अंतर्गत क्या अनुबंध मान्य नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या है की विशेषताओं के अंतर्गत नहीं आएगा। वो क्या होना चाहिए इसके अंतर्गत कि जो भी अपने उद्देश्य हैं वो कानूनी दृष्टि से सही होने चाहिए, किसी की संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष को हानि पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिए, देश के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले नहीं होने चाहिए। उनको क्या बोलेंगे? अपनी वैधानिक उद्देश्य। जब ये सभी विशेषताएं पूरी करेंगे तभी क्या वो अनुबंध के अंतर्गत आएगा। फिर है 8 नंबर, वैधानिक प्रतिफल। वैधानिक प्रतिफल जो कंसीडरेशंस है वो भी क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। प्रतिफल भी क्या है? सुचारू रूप से क्या होना चाहिए? कानूनी रूप से क्या है? सही होना चाहिए। किसी प्रकार का क्या है गलत कार्रवाई करके क्या है गलत रूप से अपने क्या है कोई प्रतिफल या लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? अवैधानिक प्रतिफल के अंतर्गत आता है। कानूनी जो भी क्या अपने प्रतिफल प्राप्त कर रहे हैं, लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वो भी क्या है कानूनी दृष्टि से क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। अब इसके बाद क्या अपने विशेषता की बात करें, 9 नंबर अपने पॉइंट की बात करें, तो 9 नंबर पॉइंट क्या था? निश्चितता। निश्चितता, सर्टेन। निश्चितता यानी कि सर्टेन, जो भी यानी कि प्रस्ताव किया जा रहा है, स्वीकृति दी जा रही है, उनमें क्या है जो शब्द हैं उन शब्दों का भी क्या है सही सही अर्थ निकलना चाहिए। वास्तविक रूप से क्या है दूसरा जो स्वीकृति देने वाला व्यक्ति है वो उस चीज को क्या है समझने वाला होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए अपने कि एक रवि नाम का व्यक्ति है। रवि क्या है अपने मकान की मरम्मत वगैरह करवाना चाहता है, उसको क्या है नए तरीके से क्या है डिजाइन करना चाहता है। तो रवि ने क्या है एक मिस्त्री को क्या है प्रस्ताव किया कि आप मेरे मकान को क्या है आधुनिक रूप से क्या है तैयार कर दें, आधुनिक रूप से क्या उसको डिजाइन कर दें। इसके लिए क्या आपको एक निश्चित कीमत चुकाऊंगा। अब यहाँ पे क्या है आधुनिकता की कोई परिभाषा नहीं है, तो आधुनिकता की कोई परिभाषा नहीं है तो इसका मतलब इसमें क्या नहीं है निश्चितता नहीं है। तो निश्चितता नहीं है तो मिस्त्री भी क्या आधुनिकता की, तब इसके मन में क्या पता क्या है आधुनिकता का मतलब नए डिजाइन का मतलब, और इसने जो कल्पना करी क्या पता वो मिस्त्री की के मन में चल रही कल्पनाओं से क्या है मेल नहीं खाती हो। तो प्रत्येक जो भी प्रस्ताव किया जा रहा है उसमें स्पष्ट रूप से क्या है शब्द होने चाहिए, उसकी निश्चितता होनी चाहिए, तभी क्या अपने वो अनुबंध की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद अपने बात करें विशेषता की, ये तो 9 नंबर थी। 10 नंबर विशेषता कि जो भी कार्य किया जा रहा है वो क्या है निष्पादन संभव होना चाहिए, उसका निष्पादन संभव, कि जिस भी कार्य के लिए जो भी क्या है अपने कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं
उस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा होना भी क्या है आवश्यक है। अगर मान लो किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव कर रहे हैं, अपने स्वीकृति भी दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, मगर वो ऐसा कार्य है कि जिसको अपने क्या है कभी भी इन फ्यूचर भविष्य में पूरा नहीं कर सकते, तो वो केवल क्या उस कार्य को पूरा करना क्या है असंभव है, तो यानी कि उसका निष्पादन क्या है नहीं हो सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा में नहीं आएगा। ठीक है, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस क्या है कंप्लीट होनी आवश्यक है, यानी कि उसका निष्पादन होना क्या है संभव होना चाहिए। जब असंभव ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है नहीं बन पाएगा। फिर है 11 नंबर की बात करें अपने, व्यर्थ घोषित ठहराव नहीं, यानी कि भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत क्या है कुछ ऐसे ठहराव हैं जिनको क्या है कानूनी रूप से क्या है व्यर्थ घोषित किया गया है। अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत क्या है उसको स्पष्ट रूप से क्या बता रखा है कि कौन कौन से ठहराव क्या है व्यर्थ है। अगर उन ठहरावों के अंतर्गत क्या है कोई भी क्या है अपने किसी प्रकार का ठहराव आता है तो वो कभी भी क्या अनुबंध नहीं बन सकता है। जैसे मान लो कि भी एक अकेला पक्षकार क्या है अनुबंध नहीं कर सकता, तो व्यर्थ ठहरावों के अंतर्गत क्या है एक अकेला पक्षकार के द्वारा किए गए क्या है ठहराव क्या केवल ठहराव ही रहेंगे, कभी क्या अनुबंध नहीं बन सकते। अनुबंधों का जो निष्पादन असंभव है वो क्या है व्यर्थ घोषित ठहराव है। जिसमें अनिश्चितता है ठहरावों में वो क्या है व्यर्थ घोषित है। अवैधानिक प्रतिफल वाले ठहराव क्या है व्यर्थ है। अवैधानिक उद्देश्य वाले ठहराव क्या है व्यर्थ है। जिसमें स्वतंत्र सहमति का अभाव है वो भी क्या है व्यर्थ है। बाजी के ठहराव क्या है व्यर्थ है। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव क्या है व्यर्थ है। ये कुछ प्रकार के ठहराव हैं, आगे इनके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा, तो वो क्या है व्यर्थ घोषित ठहरावों के अंतर्गत आएंगे। फिर है इसके बाद लास्ट पॉइंट है एक वैधानिक औपचारिकताओं का पालन। वैधानिक या कह सकते हैं अपने इनको कानूनी औपचारिकताओं का पालन। क्या चीज़ है इसमें कि जो भी अपने अनुबंध कर रहे हैं उनमें जो भी कानूनी कार्रवाई है वो क्या है किसी ना किसी रूप में क्या उनका पालन किया जाना चाहिए। क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ज़्यादातर वो ध्यान रखना इसमें क्या है किस रूप में होने चाहिए लिखित रूप में होने चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए रजिस्टर्ड भी होने चाहिए, तब भी क्या है अपने उन दूसरे पक्षकार के ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मौखिक रूप में भी किया जा सकता है, मगर ज़्यादातर क्या है कानूनी कार्रवाई के लिए या साक्ष्य या सबूत एविडेंस के रूप में क्या है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए लिखित या रजिस्टर्ड रूप में, या उचित प्रकार का स्टाम्प पर अपने क्या एग्रीमेंट करें अपनी, जिससे क्या आगे इन फ्यूचर कानूनी कार्रवाई कर सके अपने, तो वो क्या है अनुबंध के अंतर्गत क्या है कानूनी औपचारिकताओं का पालन माना जाएगा। तो ये क्या है इसकी क्या अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट की क्या है कुछ करैक्टर से थे 12 जिनके बारे में क्या आपने आज पढ़ा। आज के लिए क्या है इतना ही, कल अपने क्या इससे आगे क्या है पढ़ेंगे। थैंक यू।